हेलो फ्रेंड्स, हम एक नई केस स्टडी स्टार्ट करते हैं। चलो समझते हैं। सबसे पहले केस स्टडी। सपोज यू आर ए सरपंच इन पर्टिकुलर एरिया। आप एक एरिया में एक पंचायत आई है, उस पंचायत के आप सरपंच हैं। सरपंच यानी कहीं पे सरपंच भी बोलते हैं, कहीं पे उनको प्रधान भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप सरपंच हैं यहाँ पे। और आपके एरिया में, आपके गाँव में प्राइमरी स्कूल आई है। और ये प्राइमरी स्कूल कौन सी है? तो गवर्नमेंट रन प्राइमरी स्कूल है, तो मतलब सरकारी एक स्कूल है। ठीक है, अब इस स्कूल में मिड डे मील दिया जाता है। मिड डे मील हमको पता है दोपहर के टाइम में बच्चों को न्यूट्रिशियस फूड स्कूल से प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और ये गवर्नमेंट की स्कीम है। अब यहाँ पे क्या है कि इस स्कूल के हेडमास्टर यानी कि प्रिंसिपल, तो इन प्रिंसिपल ने क्या किया है यहाँ पे, तो एक नया कुक अपॉइंट किया है। नया कुक यानी कि खाना बनाने वाले जो होते हैं उनको कुक बोलते हैं। ठीक है, तो नया कुक अपॉइंट किया है। अब ये कुक है, नया कुक, तो वो दलित कम्युनिटी से आता है। तो हमें पता है हमारी सोसाइटी में दलित, उनको सो को लोअर कास्ट बोला जाता है। ठीक है, और उनके साथ में क्या है, जाति की वजह से, उनके कास्ट की वजह से उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव होता है। तो अब क्या है, वही भेदभाव यहाँ पे, यही डिस्क्रिमिनेशन हमको देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये नया कुक है जो दलित कम्युनिटी से है, उसकी वजह से पेरेंट्स ने क्या किया है, जो हायर कास्ट से आने वाले मोस्टली जो बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स ने बच्चों को ना बोल दिया है कि अब आपको स्कूल में जाना नहीं है, आपको ये मिड डे मील, मध्याह्न भोजन का जो खाना है आपको खाना नहीं है। ठीक है, तो ऐसा बोल दिया। अब इसकी वजह से क्या हुआ है कि स्कूल से बच्चों की संख्या बहुत सारी गायब हो गई है। मीन्स स्कूल बच्चे हैं, स्कूल में आना छोड़ दिया, तो बहुत संख्या क्या है, उनके नंबर से वो एकदम कम हो गए, अटेंडेंस एकदम उनकी कम हो गई। अब ये अगर समस्या कंटिन्यू रही, इस तरह का प्रॉब्लम अगर कंटिन्यू रहा, तो इसकी वजह से ये मध्याह्न भोजन स्कीम यानी कि मिड डे मील स्कीम है, उसको बंद भी करना पड़ सके। और अगर इस तरह वो स्कीम बंद किया तो बच्चों की संख्या और ज़्यादा कम हो जाएगी। इसकी वजह से टीचिंग स्टाफ को भी कम करना पड़े, और हो सकता है कि इन फ्यूचर इस तरह की स्कूल को भी बंद करना पड़े। ऐसी समस्या आ सकती है इन फ्यूचर, अगर यही सिलसिला कंटिन्यू रहा तो अब इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास फिजिबल स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? एक स्ट्रेटेजी अपनाना पड़ेगा एज ए सरपंच। आप सरपंच के तौर पे एक क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व किया जा सके, और फिर से बच्चे स्कूल में आने का स्टार्ट करें, और इस तरह का जो दलित कम्युनिटी से आने वाले कुक है उनके साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ठीक है, एक ये है क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिफरेंट सोशल सेगमेंट एंड एजेंसी। अलग अलग जो सोशल सेगमेंट्स है, सोशल सेगमेंट्स में कौन आते हैं, तो सोसाइटी में ऐसे ही अलग अलग लोग यहाँ पे आएंगे, टीचर्स आएंगे, पेरेंट्स आएंगे, यहाँ पे सरपंच आ सकते हैं, मीडिया आ सकती है, NGOs आ सकते हैं, मिनिस्टर आ सकते हैं, या पॉलिटिशियंस आ सकते हैं। तो अलग अलग ये सोशल सेगमेंट्स हो गए, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे क्या होगी, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव सोशल एम्बियंस क्रिएट हो। पॉजिटिव सोशल एम्बियंस यानी कि एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जहाँ पे इस तरह का कोई भेदभाव या कोई टाइप का डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना हो। तो उसके लिए भी अलग अलग सोशल सेगमेंट का रोल यहाँ पे क्या हो सकता है, तो ये क्वेश्चन में ओवरऑल पूछा गया है। ठीक है, इस तरह की केस स्टडी में ओवरऑल यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये केस में अल्टीमेटली कौन से आइडियाज में हमारे जो एथिक्स का हमारा जो सिलेबस है उसमें से कौन से टॉपिक से इसको केस स्टडी को उठाया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो फ्रेंड, इसमें क्या है ना कि यहाँ पे भेदभाव हो रहा है किसी के साथ में, है ना। न्यू कुक है, दलित कम्युनिटी से आ रहे, तो उनके साथ भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उनकी जाति की वजह से। तो ये हमारे एटीट्यूड कहीं ना कहीं दर्शाता है, या हमारे प्रेजुडाइसिस है उनके प्रति। प्रेजुडाइसिस यानी कि प्री कंसीव नोशन, जो रियलिटी से कोई बेस नहीं है, रियलिटी से उनका कोई ताल्लुक नहीं है यहाँ पे, है ना, कि उन्होंने आपके साथ में कोई डायरेक्ट गलत नहीं किया है, पर वो पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ में आने की वजह से उनके साथ में वो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो ये आपके प्रेजुडाइसिस को दर्शाता है आपको, आपके, ठीक है, आपके एटीट्यूड को शो करता है। तो ये हमारा एटीट्यूड वाला जो एथिक्स का सिलेबस है उसमें से ये पूरा का पूरा केस स्टडी आता है। और ये मेनली क्यों हो रहा है, तो कि सालों से, है ना, कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से हमारे दिमाग में वो चीज़ें इंटरलाइज हो गई है, तो हमारा एटीट्यूड उस टाइप का बन गया है, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम कंटिन्यू है। ठीक है, तो ये जो एटीट्यूड वाला हमारा चैप्टर है एटीट्यूड में, ठीक है, एटीट्यूड के 3 कंपोनेंट है। कौन से हैं? CAB है ना फ्रेंड। C यानी कॉग्निटिव, M यानी अफेक्टिव, एंड B यानी बिहेवियर।
हमारे कॉग्निशन, हमारे दिमाग में इस तरह का वो चीज़ें भर गई है कि दलित कम्युनिटी वो सही कम्युनिटी नहीं है, उनके अगेंस्ट में हमारे ऑलरेडी दिमाग में प्रेजुडाइसिस हो गए, ठीक है। इसलिए हमारे अफेक्शन इमोशन उनके प्रति क्या है, नेगेटिव, और इसीलिए हमारा बिहेवियर भी उनके प्रति नेगेटिव है। हम उनके प्रति क्या करते हैं, यहाँ पे हम उनके प्रति भेदभाव रखते हैं, हम उनके प्रति डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। तो ये हमारा पूरा एटीट्यूड इस तरह से बना हुआ है उनके प्रति, ठीक है। तो सबसे पहले एज ए सरपंच आपका रोल यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्ट्रेटेजी, सरपंच के तौर पे आपका यहाँ पे रोल क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो कि ये एटीट्यूड को पूरा का पूरा हमें चेंज करना है, ठीक है। ये एक रोल होना चाहिए, ठीक है। तो उस तरह की हम कुछ स्ट्रेटेजी यहाँ पे अपनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये केस स्टडी का प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम तो हमने समझ लिया, ठीक है, कि प्रॉब्लम यहाँ पे है कि सोशल डिवीजन इन प्रेजुडाइसिस है, और वो क्या करे तो हर्ट करे कहीं ना कहीं जो चिल्ड्रन है उनके एजुकेशन को, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि न्यू कुक जो दलित कम्युनिटी से आए हुए, उसकी वजह से वहाँ पे स्टूडेंट को अलाउ नहीं कर रहे अपने पेरेंट्स स्कूल में आने के लिए, जिसकी वजह से उनका जो नंबर है वो एकदम स्कूल में आने का डाउन हो गया। तो इसकी वजह से उनका एजुकेशन हर्ट हो रहा है, उनके एजुकेशन उनको मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे। अब सबसे पहले हम यहाँ पे दूसरा क्या कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे स्टेक होल्डर समझना है। स्टेक होल्डर यानी हितधारक। यहाँ पे हितधारक कौन है फ्रेंड, तो यहाँ पे देखो यू एज ए सरपंच, यहाँ पे आगे यू एज ए सरपंच, देन चिल्ड्रन, ये जो चिल्ड्रन स्कूल में जा रहे हैं वो, देन हेडमास्टर, स्कूल के हेडमास्टर आ गए, ठीक है, हेडमास्टर, एंड वहाँ पे टीचर्स भी लिखा तो टीचर्स भी आ गए, ठीक है। फिर यहाँ पे न्यू कुक जो दलित कम्युनिटी से आते हैं तो यहाँ पे कुक हो गए, ठीक है फ्रेंड। फिर कौन है यहाँ पे, तो कि पेरेंट्स है जो अपने बच्चों को अलाउ नहीं कर रहे, तो पेरेंट्स भी हो गए, ठीक है। ध्यान कौन है यहाँ पे, कोई दिख रहा है डायरेक्टली नहीं है, दिख रहा है, पर सोसाइटी है जो होल आ ही जाती है, सोसाइटी का लिख ही देना है हमने। कहीं पे कोई कंपनी का अगर केस स्टडी है तो कंपनी को लिख दो, कहीं पे सिविल सर्विस का या पब्लिक सर्वेंट का वो केस स्टडी है तो उस टाइम में ऐसे में गवर्नमेंट का लिख दो आप, ठीक है। यहाँ पे क्या है, तो कि यहाँ पे एक गाँव में गाँव को अफेक्ट हो रहा है उसके सोसाइटी की ऐसी वैल्यूज़ की वजह से, तो सोसाइटी एज लार्ज यहाँ पे देख लो, ठीक, लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे सोसाइटी मैंने लिख दिया। तो इस तरह के स्टेक होल्डर यानी कि हितधारक हमें लिखना है, और हितधारक इस तरह से एक केस स्टडी के अच्छे से आप समझेंगे, पढ़ेंगे, और उससे ही साथ साथ में जैसे पढ़ते जाए वैसे वैसे आप उसको टिक करते जाओ, पॉइंट आउट करते जाओ वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे हम उसमें हितधारक को भी निकालेंगे। अब हमें क्या करना है कि एज ए सरपंच आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो सरपंच के तौर पे आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि आप सरपंच हो, गांव में सब ने आपको वहाँ पे इलेक्ट करके आपको सरपंच बनाए, ठीक है। तो सब ने आपको वोट दिया है, तो आप किसी के साथ में भी भेदभाव नहीं कर सकते। आपको वोट कोई ना भी दे तो भी उस गांव के सब जितने भी लोग हैं आपके अपने ही लोग हैं, ऐसा आपको एज ए सरपंच गांव के प्रधान के तौर पे करना चाहिए, ठीक है। तो किसी के साथ में भी आप भेदभाव नहीं देने हो सकते, भेदभाव आप किसी के साथ में ना हो ये आपको इंश्योर करना होता है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तो ये कुका है उनके साथ में भी कोई इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत बार क्या कोई हम इजी वे के लिए हम ये लिख देंगे कि उन न्यू कुक को हम हटा देंगे और दूसरे कुक को ला देंगे हायर कास्ट से, जिसकी वजह से क्या है यहाँ पे बच्चे आने लगेंगे और प्रॉब्लम जो था वो पूरा का पूरा सॉल्व हो सकता है, ठीक है। पर इस तरह का हमें नहीं करना है, ये उन न्यू कुक को तो यहाँ पे रखना है। हमें क्या करना है, सोसाइटी का जो भी लोग हैं जो यहाँ पे नहीं मान रहे उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लाना है। उनके दिमाग में जो इस तरह का एटीट्यूड बन गया है, नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द पर्टिकुलर सोसाइटी, तो उस एटीट्यूड को हमें चेंज करना है। उनके अंदर जो एक प्रेजुडाइसिस बन गए तो उस प्रेजुडाइसिस को हमें कैंसिल आउट करना है, ठीक है, नेगेट करना है उस प्रेजुडाइसिस को, ठीक है। तो ताकि इस तरह से बच्चों का एजुकेशन में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, जो मिड डे मील गवर्नमेंट की वो भी चलती रहे, बच्चों को न्यूट्रिशियस फूड भी मिले, तो गवर्नमेंट का जो गोल था वो गोल भी कंप्लीट हो पाए, ठीक है। तो इस तरह से हमें एक केस स्टडी को एड्रेस करना चाहिए। तो एज ए सरपंच क्या करूँगा कि कन्विंस करूंगा पेरेंट्स को रीजनल और इमोशनल अपील करके। अब उनको दो वे में आप समझा सकते हो, एक तो रीजनल अपील कर सकते हो कि आप यहाँ पे क्वालिटी पे जाओ, क्वालिटी पे जाओ, कास्ट पे क्यों जा रहे हो, तो इस तरह आप रीजनल वे में उनको समझा सकते हो। दूसरा आप एक इमोशनल अपील कर सकते हो। इमोशनल अपील हमको पता है ना कि हमने 3rd चैप्टर हमारा एथिक्स में कौन सा, इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या आते हैं कि सोशल रिफ्लेक्शन, फिर सामने वाले इंसान की जो उनके जो प्रॉब्लम्स है उनको समझना, ठीक है, फिर उसमें एम्पैथी आएगी, मोटिवेशन आएगी, सोशल स्किल आएंगे, ठीक है। तो ये सब इमोशनल इंटेलिजेंस में, तो इन सब का यूज़ करके सामने वाले लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करनी है, ठीक है, और उनको परसुएशन उनके अंदर करना है। परसुएशन करेंगे तो उनकी बिलीफ, उनके जो एटीट्यूड वगैरह है उनको चेंज करेंगे हम। कैसे चेंज करना है, तो उनके अंदर जो नेगेटिव जो एटीट्यूड रहा है उनका पर्टिकुलर सोसाइटी के प्रति, तो वो नेगेट आउट हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से उनको समझाना है। तो यहाँ पे देखो कि रेशनल एंड इमोशनल अपील।
अब किस तरह से वो करोगे पूरा का पूरा, तो उसके लिए मैंने 5-6 पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो एज ए सरपंच आप किसी भी डायरेक्टली किसी के मुद्दे के बिना समझे बिना जाने डायरेक्टली किसी भी पॉइंट्स पे आप एक्शन नहीं ले लोगे। सबसे पहले तो वो प्रॉब्लम रियल प्रॉब्लम है कि नहीं, उस प्रॉब्लम को समझना है। यहाँ पे सबसे पहले ये समझना है कि जो यहाँ पे जो बोल रहे हैं सब कि बच्चे वहाँ पे खाने के लिए नहीं जा रहे क्योंकि न्यू कुक दलित कम्युनिटी से, तो ये इश्यू राइट है कि नहीं है, तो ये सबसे पहले तो आपको समझना है डिटेल में कि एज ए सरपंच आप सबसे पहले इस डिटेल में समझोगे। अब आपने समझ लिया कि हाँ ये रियल प्रॉब्लम है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा हुआ है कि बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे और उनके पेरेंट्स उनको मना करें, और मना करने का रीजन है कि न्यू कुक है वो दलित कम्युनिटी से है, ठीक है। तो ये आपने प्रॉब्लम अब समझ लिया। अब आपके पास में क्या रहता है ऑप्शन कि आपको पेरेंट्स को कन्विंस करना है। पेरेंट्स को क्यों कन्विंस करना है कि पेरेंट्स ही वहाँ पे मना करे बच्चों को आने के लिए, ठीक है। तो पेरेंट्स को कन्विंस करना है। अब पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करोगे आप, तो परसुएशन का आप यूज़ करोगे। यहाँ पे परसुएशन या एथिक्स की एक टर्म है, ठीक है। हमने एथिक्स में जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे दो इंपॉर्टेंट थियरी आती है, एक तो परसुएशन आता है और दूसरा सोशल इन्फ्लुएंस आता है। परसुएशन का मतलब क्या है, किसी सामने वाले इंसान को अपने किसी बातचीत के लिए मनवाना। पॉलिटिशियंस कैसे करते हैं, वोट लेने के लिए जाते हैं तो पॉलिटिशियन वोटर्स को हमें कैसे लुभाने की कोशिश करते हैं, अलग अलग वहाँ पे बातें करके कुछ बड़े बड़े वादे करते हैं वगैरह, ठीक है, या तो कोई रिलीजन के नाम के, कास्ट के नाम पे, तो जैसे भी करके वो मनवाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या है ना कि इस तरह का प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के साथ में सामने उनको परसुएट करना है, उनको मनवाना है कि आप उनको क्या बोलना है आपको कि आप इस पूरे प्रॉब्लम को कास्ट के एंगल से क्यों देख रहे हो, जाति के एंगल से क्यों देख रहे हो, यहाँ पे किसी की जाति से क्या फर्क पड़ रहा है। यहाँ पे आप क्वालिटी ऑफ फूड देखो ना, आपको क्या देखना है, क्वालिटी ऑफ फूड। जो न्यू कुक है वो फूड बना रहे हैं, उनकी क्वालिटी देखो आप कि वो क्वालिटी सही है। अगर क्वालिटी सही नहीं है तो आपके बच्चों को ठीक है आप मत खाना वो खिलाओ, पर क्वालिटी सही है तो खिलाओ, वहाँ पे कास्ट एंगल को मत देखो। दूसरा, आप उनको ये समझाओ कि देखो आप अगर बच्चों को अगर स्कूल में नहीं भेजेंगे तो आने वाले फ्यूचर में उनके एजुकेशन में तो कमी रहने वाली, उसकी वजह से फ्यूचर में भी उनको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो उनको ये चाइल्ड के एजुकेशन पे इसकी वजह से क्या इम्पेक्ट हो रहा है नेगेटिव, वो भी उनको समझाओ। फिर अगर ज़रूरत पड़े तो आप उनका काउंसलिंग रखो। काउंसलिंग क्यों करना है, तो कि ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूसिविटी प्रमोट हो, ठीक है, इंक्लूसिविटी ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो। और इंक्लूसिविटी की बात किसने किया है, बहुत सारे थिंकर ने इंक्लूसिविटी की बात करते हैं, ठीक है, कि अंत्योदय की बात करते हैं ना, अंत्योदय वही अंतिम का उदय, मतलब सब लोगों का उदय होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो इंक्लूसिविटी प्रमोट करना है। इंक्लूसिव ग्रोथ की बात गवर्नमेंट भी करती है, गवर्नमेंट ने इंक्लूसिविटी के लिए बहुत सारी स्कीम भी लाई है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इंक्लूसिविटी प्रमोट करनी है, यहाँ पे टॉलरेंस रखना है, सब कोई भी अगर कास्ट से आता है सबके प्रति आपको सहिष्णु बनना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको परसुएट करना है, उनको काउंसलिंग करना है। फिर आप पेरेंट्स और टीचर्स की मीटिंग करवा सकते हो। यहाँ पे जो ये टीचर्स है, टीचर्स और पेरेंट्स की मीटिंग करवा सकते हो और टीचर्स का हेल्प ले सकते हो, क्योंकि इंडिविजुअल टीचर है वो टीचर की पेरेंट्स ज़्यादा सुनते हैं कि चलो उनका बच्चा उस क्लास में और उस क्लास के टीचर से पर्टिकुलर वो टीचर है तो उनकी वो ज़्यादा सुनेंगे। तो इस तरह से इनसे भी इस पेरेंट्स को कन्विंस करवाने की कोशिश करो, उनको समझाने की कोशिश करो, ठीक है। फिर रिस्पेक्टेड पर्सन इन द विलेज, अगर आपके गांव में कोई रिस्पेक्टेड पर्सन है, रिस्पेक्टेड पर्सन कोई ऐसा पर्सन है कोई जो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूसिविटी प्रमोट कर दे, वो जात पात में कभी मानते नहीं, वो हायर कास्ट से, पर जात पात में मानते नहीं हो, और उनकी गांव के वाले सब गांव के लोग हैं वो वैल्यू करते हो, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी इमेज हो, ऐसे रोल मॉडल को आप बुलाओ और उनकी हेल्प लो कि कैसे इस इश्यू को सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो वो भी अगर इस तरह से पेरेंट्स को कन्विंस करेंगे तो पेरेंट्स हो सकता है कि मान सकते हैं। फिर सीट एंड ईट विद द पीपल, आपको ये भी करना है कि एज सरपंच आपको रोल मॉडल, दूसरों का भी आपको रोल मॉडल बनना है कि आपको उन बच्चों के साथ में बैठना है और बच्चों के साथ में आपको खाना है। तो बच्चों को भी लगेगा कि देखो ये गांव के सरपंच खा रहे तो हम क्यों ना खाएं। पेरेंट्स को भी साथ में बिठाना है आपको, तो पेरेंट्स भी मानेंगे कि सरपंच साहब एक गांव के ये अगर इस तरह से कर रहे हैं तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए इस तरह, ठीक है। तो इस तरह से आपको उनके साथ में बैठ के भी खाना है। लोकल एमपी और एमएलए को भी आप इस तरह से, लोकल जो आपके एमपी एमएलए हो उनका भी हेल्प ले सकते हो, उनको भी बुला सकते हैं कि सर आप आइए और हमारे साथ में आप खाना खाइए, तो ताकि गाँव वालों का मोरल भी बूस्टअप होगा, ठीक है। तो इस तरह से उनके अंदर इंक्लूसिविटी वाली भावना आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लिखना है, कम्युनिटी के साथ में बीच में डायलॉग करवाना है, ठीक है। इन सब के बावजूद भी अगर वो गाँव वाले नहीं मानते तो फिर उनको एक लास्ट में प्रेशर कर सकते हैं, लास्ट रिसोर्ट के तौर पे उनको प्रेशर कर सकते हैं। उनको लॉ में क्या लिखा हुआ है कि आप फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 17 है, अनटचेबिलिटी को रिड्यूस करने की बात करते हैं, अनटचेबिलिटी को एबोलिशन करने की बात करते हैं, ठीक है। या तो SC ST एट्रोसिटी वाला एक्ट है, वो एक्ट में क्या लिखा हुआ है, तो वो सब उनको उसके थ्रू
उनको डरा सकते हैं। और ये वो डराने वाला वही कि डिलार्ड्स फियर थियरी ना, तो उस फियर थियरी का आप यूज़ कर सकते हो ऐसे लास्ट रिसोर्ट पे। डिलार्ड्स फियर थियरी, कि वो फियर थियरी में ऐसे ही बोलते हैं कि अगर वो डायरेक्टली नहीं मानते तो किसी को डरा दो ताकि वो मानेंगे। तो इस तरह से आप डरा के भी लास्ट में अपना काम निकलवा सकते हो, ठीक है। पर अल्टीमेटली आपको क्या है कि उस दलित कम्युनिटी से आने वाले क्यूब को भी आपको रखना है, बच्चों की अटेंडेंस भी ना कम हो, बच्चे भी पढ़ने के लिए आए, और मिड डे मील स्कीम भी चालू रहे और वो खाना खाए वहाँ पे, ठीक है। और जो गवर्नमेंट का गोल है कि अच्छे से उनको न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करना, वो भी चलता रहे। तो आपका ये मोटिवेशन होना चाहिए। तो इसके लिए ये अलग अलग आप अप्रोच अपना सकते हो एज ए सरपंच, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिफरेंट सोशल सेगमेंट। अलग अलग जो सोशल सेगमेंट मैंने शुरुआत में बात की है ना, कि सोशल सेगमेंट में कौन आएंगे, पेरेंट्स आएंगे, टीचर्स आएंगे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, सरपंच आप हो खुद वो आएंगे। तो अलग अलग इन सब का भी रोल होता है इनमें। तो सबसे पहले टीचर्स का रोल हम समझते हैं। हमको पता है टीचर्स कौन है। तो टीचर्स स्कूल में जाएंगे तो एक रोल मॉडल का काम करते हैं टीचर। अपने जो स्कूल में बच्चे हैं सबसे ज़्यादा अपने टीचर से डरते हैं, टीचर से मानते हैं, टीचर्स की रिस्पेक्ट भी करते हैं। पहले तो ऐसा होता था कि कहीं पे टीचर्स आ रहे हैं तो बच्चे सामने से आ रहे हैं तो वो रोड क्रॉस कर लेते थे, उनके सामने भी नहीं आते। तब टीचर्स की इतनी वैल्यू होती थी, ठीक है। तो ये टीचर्स बोलेंगे वो बच्चे सीखेंगे। तो टीचर्स पेरेंट्स के साथ भी मीटिंग कर सकते हैं और पेरेंट्स को परसुएट करने की कोशिश कर सकते हैं। टीचर्स ये बच्चों के साथ में बैठ के खाना खाएंगे, बच्चों के साथ में बैठ के खाना खाएंगे तो बच्चों के अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा। तो इस तरह से आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ले सकते हो। बच्चों को आप इंक्लूसिविटी सिखा सकते हो। स्कूल में जैसे बच्चे आ रहे हैं तो उनको इंक्लूसिविटी सिखाओ कि साथ में बैठ के खाना चाहिए, साथ में रहना चाहिए, किसी के साथ में भेदभाव नहीं करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी उनको सिखा सकते हो। उनको सिखा सकते हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बंधारण जो हमारा जो संविधान है, संविधान को बनाने वाले लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अच्छे अच्छे प्रोविजन रखे कि किसी के साथ में भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। आर्टिकल 17 का हवाला दे सकते हो कि वहाँ पे एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात की है, या आर्टिकल 14 में इक्वालिटी की बात की है, आर्टिकल 15 में डिस्क्रिमिनेशन को एबोलिशन करने की बात की है। तो इन सब का आप कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू ये सब सिखा सकते हो उनको, और एक पॉजिटिव एम्बियंस क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो टीचर्स के तौर पे आपका ये रोल हो सकता है। फिर पेरेंट्स का रोल आता है। पेरेंट्स को यहाँ पे क्या करना चाहिए कि अपने बच्चों के अंदर एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि आपको अब डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। एक राइट पेरेंटिंग जरूरी है, राइट पेरेंटिंग जरूरी है। बच्चे जो घर में सीखेंगे वो ही स्कूल में जाके करेंगे, क्योंकि पेरेंट्स इज द जो फैमिली है वो फर्स्ट स्कूल है, और मदर इज द फर्स्ट टीचर ऑफ द चाइल्ड, ऐसा बोला है ना। तो मदर या पेरेंट्स जो करेंगे वो ही बच्चे सीखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए राइट पेरेंटिंग जरूरी है। राइट पेरेंटिंग यानी कि वो अपने बच्चों के अंदर राइट वैल्यू इनकलकेट करें, उनको राइट चीज़ें सिखाए कि इंक्लूसिविटी आपको प्रमोट करना है, आपको किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है वगैरह, कास्ट प्रेजुडाइसिस नहीं रखना है, ठीक है। और भी पेरेंट्स कर सकते हैं कि मिड डे मील जो स्कीम है उसका एक कमेटी बनाए, और उस कमेटी में सब लोगों को साथ में इंक्लूड करें, सब कास्ट के लोग का रिप्रेजेंटेशन मिले, ठीक है। तो ये सब करना चाहिए। और पेरेंट्स को स्कूल में आके भी स्कूल फंक्शनिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। फिर एज ए सरपंच और एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पे काम क्या है। तो सरपंच हो आप गांव के, तो गांव के अंदर सोशल हार्मनी रहे, उसके लिए आपको पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर आपको एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आपको उनको सब गाँव वालों को बोलना चाहिए कि आप ये सब कास्ट वास्ट की चीज़ों में मत पढ़ो, आप अपने बच्चों के एजुकेशन के बारे में सोचो। तो एजुकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा उनको फिर अवेयरनेस फैलाना चाहिए कि इस तरह से आप डिस्क्रिमिनेशन करोगे तो लॉ में क्या प्रोविजन लिखा हुआ है कि आपके अगेंस्ट में वो जा सकता है। तो इस तरह भी उनको अवेयर करने की कोशिश आप कर सकते हो। एडमिनिस्ट्रेशन का भी इसमें हेल्प ले सकते हो। इसमें आएगा कि इसमें डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है, पर हमें इन सब में सोशल सेगमेंट की बात की गई है, तो एनजीओ और मीडिया की भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। एनजीओ को बोल सकते हैं कि आप अवेयरनेस फैलाओ, क्योंकि एनजीओ होते हैं उनकी सोसाइटी में गुडविल होती है। एनजीओ को ऑलवेज क्या देखा गया है कि एनजीओ वाले हैं वो वॉलंटरी काम करते हैं, उनको कोई अपना स्वार्थ नहीं होता, वो सेल्फलेसनेस से काम करते हैं वो, ठीक है। वो अल्ट्रुइज्म के साथ में काम करते हैं, दूसरों के परोपकार के प्रति परोपकार की भावना उनके अंदर होती है, ठीक है। वो फिलांथ्रोपी की तरह देखते हैं। तो एनजीओ की गुडविल होती है सोसाइटी में, इसलिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा मानते हैं। तो एनजीओ वाले अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं और लोगों के साथ में, गाँव वालों के साथ में एक डायलॉग क्रिएट कर सकते हैं, और ऐसे भी एक कास्ट प्रेजुडाइसिस वगैरह है तो उनको दूर करने का काम कर सकते हैं। मीडिया भी सेंसिटाइज कर सकते हैं लोगों को, और पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ इंक्लूसिविटी के सबको साथ में लेके चलेंगे तो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या हो सकता है वो समझाएंगे, ठीक है। एक तो समरस एजुकेशन इस तरह से फैलाना चाहिए। तो इस तरह से हम एक राइट एटीट्यूड, राइट पेरेंटिंग, ठीक है, और टीचर्स, पेरेंट्स वगैरह सबका एक डिफरेंट सोशल सेगमेंट का सही रोल
अगर रहेगा तो इस तरह से इस मल्टीपल एस्पेक्ट में और होलिस्टिक वे में इस तरह के इश्यू को आप सॉल्व कर सकते हो और इस तरह का कोई प्रॉब्लम फ्यूचर में नहीं रहेगा और स्कूल बंद होने की कोई नौबत नहीं आएगी। ठीक है, लास्ट में इस तरह कंक्लूजन करके ये हमारे कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, केस स्टडी को तो इस तरह से पूरा का पूरा केस स्टडी कर सकते हैं हम। इसमें बहुत सारे और भी एस्पेक्ट आ सकते हैं, आप अपने दिमाग से खुद से सोचिए। ठीक है, क्या क्या और भी इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत हो सकते हैं। एक किसी केस स्टडी कोई आइडियल नहीं हो सकती। ठीक है, कोई केस स्टडी आइडियल नहीं हो सकती, हर एक के लिखने के अलग अलग एस्पेक्ट हो सकते हैं। आप टॉपर्स को देखोगे, टॉपर्स की कॉपी को देखोगे तो वहाँ पे इसी केस स्टडी को और कुछ और अलग वे में लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो आप एक सही वे हो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सूटेबल करें तो उस तरह से आप लिखो। बस मेरा यहाँ पे है कि इस तरह से हम भी इस तरह भी एक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको समझाया। ठीक है, चलो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।